इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या नाम है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। स्लाइड में ऊपर सर्टेनिटी लिखा है, उसे करेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? इक्वेशन ऑफ, यहां कॉन्टिन्यूटी आएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है क्या? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोल क्या रहा है? अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में बताऊं तो तुम मानोगे नहीं। ये थ्योरम तुमने स्कूल में पढ़ी होगी, इक्वेशन तुमने, ठीक है। बच्चे से कहते हैं a1 v1 a2 v2, क्या बोलते हैं? a1 v1 इज इक्वल टू a2, पर एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का बेसिक है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत साफ अक्षरों में कहती है, पता है क्या बोलती है? बड़े ध्यान सुनना। वो कहती है 1 सेकंड में जितना मास लिक्विड, मास 1 सेकंड में लिक्विड का जितना मास पाइप में यहां से अंदर जाएगा, 1 सेकंड में लिक्विड का जितना मास यहां से पाइप के अंदर जाएगा, 1 सेकंड में लिक्विड का उतना ही मास इधर पाइप से बाहर आएगा। अगर पूरे पाइप में यहां लिक्विड भरा पड़ा है तो जितना पानी यहां से अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, तो पानी का जितना मास अंदर गया उतना ही मास तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका बेसिक है कि मास कंजर्व कर रहा हूं मैं, जितना मास पाइप के अंदर गया उतना ही मास पाइप के, यही इसका बेसिक है, यही इसका लॉजिक है भैया। उससे ही निकला ये a1 v1 a2 v2, बिल्कुल सही, उसी से निकला a1 v1 a2 v2। तो एग्जैक्टली ये क्या कहता है देखते हैं। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है, देखो आइडियल फ्लूइड देख रहे हो, हाँ ना, बोलो। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस incompressible fluid through a pipe of varying cross section, the product of area of cross section and normal fluid velocity remains constant throughout the flow। ये इसने सिंपल अंग्रेजी में लिख दिया, पता है क्या? इसने लिखा कि अगर एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम बढ़ती हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं चौड़ा कहीं पतला, कहीं चौड़ा कहीं पतला, ऐसा पाइप है, ऐसे पाइप में अगर पानी बह रहा है तो इस पाइप को बोलते हैं पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। अगर ऐसे पाइप से कोई आइडियल फ्लूइड बहेगा, ऐसा कह रहा है वो मुझसे, अगर ऐसे पाइप से कोई आइडियल फ्लूइड बहेगा, हमने कहा बहेगा, तो कह रहा है अगर ऐसे पाइप से कोई आइडियल फ्लूइड बहेगा ना तो फिर पाइप का एरिया इनटू फ्लूइड की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो होगा कांस्टेंट। लिक्विड की स्पीड, पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी एंड रिमेन्स थ्रू आउट द फ्लो। इसका कहने का जो अंग्रेजी अर्थ है वो सारे यहां समझें, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। लिक्विड यहां भी फ्लो कर रहा है, लिक्विड यहां भी फ्लो कर रहा है, लिक्विड यहां बीच में भी फ्लो कर रहा होगा, है ना? अच्छा बताओ सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? ये A1, A2 या A3? सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? A1। फिर क्या आपको लगता है तीनों जगह लिक्विड की स्पीड सेम होगी? लिक्विड जब बह रहा होगा यहां पे तो स्पीड तीनों जगह सेम होगी? या तुम्हें लगता है तुम अगर पानी पौधों को देते हुए पाइप पे हाथ लगा देते तो स्पीड, एरिया कम करते हैं तो स्पीड, ये जो हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना, एरिया कम करने से स्पीड, यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। खैर ये अपने तरीके से बता रहा है सेम बात, कह रहा है यहां पर एरिया A1 है और स्पीड कितनी है? V1 मान लेते हैं। यहां एरिया A2 हो गया, स्पीड कुछ अलग होगी, क्या पता, और यहां एरिया A3 है, स्पीड कितनी होगी? तो कह रहा है भाई अगर एक लिक्विड एक ऐसे पाइप में बह रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलता रहता है, कई पाइप चौड़ा फिर पतला फिर चौड़ा फिर पतला फिर चौड़ा फिर पतला, ऐसे पाइप में अगर लिक्विड बह रहा है तो आप पता है उस पाइप में अनगिनत जगह पे रुको, वहां का एरिया निकालो, वहां पर लिक्विड की स्पीड निकालो, अगली जगह पे आओ, एरिया निकालो, लिक्विड की स्पीड निकालो, अगली जगह पे आओ जहां एरिया कम हो गया, लिक्विड एरिया निकालो, लिक्विड की स्पीड निकालो। हमने कहा निकाल लिया, हर जगह ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया। उसने कहा पाइप अलग अलग एरिया में था, हाँ हर जगह ए बी निकाल लिया, कह रहा हाँ हमने निकाल लिया। कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं ये इक्वेशन ये कहना चाहती है, ये इक्वेशन ये कहना चाहती है कि अब अगर आप इस ए और बी का प्रोडक्ट करोगे ना, इस ए और बी का प्रोडक्ट करोगे ना,
और इस ए और बी का प्रोडक्ट करोगे ना तो ये तीनों बिल्कुल सेम आएंगे। एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पाइप। पूरे पाइप में कहीं पर भी जाओ, एरिया छोटा बड़ा हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता, एरिया निकालो, उस जगह पे स्पीड निकालो, एरिया स्पीड को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि ये प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा किसी भी जगह पे, किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी जगह पे। भैया जहां पाइप छोटा हो रहा है वहां पे, बड़ा हो रहा है वहां पे, हर जगह ए और बी सेम आएगा, हर जगह ए और बी सेम आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू उस जगह की स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है पूरे पाइप में। छोटे वाले एरिया इंटू स्पीड करा, बड़ा एरिया इंटू स्पीड करा, बीच का एरिया इंटू स्पीड करा, हर बार ए इंटू वी का प्रोडक्ट क्या आया, ये तीनों ए इंटू वी बराबर होंगे। ऐसा कहती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस बात को जरा तमीज से देखें अगर, कि ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को क्या मान लो, अरे बोलो यार, ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो ऐसा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। मैंने कांस्टेंट को क्या मान लिया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं वी को नीचे ले गया बस, के नीचे चलेगा। और आप मुझे बताओ, सच में आप जानते हो कि जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो इक्वल टू भी हट जाता है और प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए प्रोपोर्शनल टू 1/, ये और ये एक ही बात है, ये और ये भी एक ही बात है। ये क्या बोल रहा है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मैं इसको और अच्छा करता हूं, मैं इस v को ऊपर और a को नीचे ले जाता हूं और एक और तरीका बनाता हूं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अर्थात जिस जगह पे पाइप का एरिया चौड़ा है, पाइप का एरिया बड़ा है, वहां पर स्पीड कम होगी, जहां पर पाइप का एरिया पतला है वहां स्पीड। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने हमें बताया पर हम इससे पहले खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप जब आगे से पाइप को प्रेस करते हो तो आप उसके एरिया को कम कर देते हो, एरिया कम होने से अपने आप स्पीड, और जो पानी होता है वो आगे तक चला जाता है। अगर आप उसकी स्पीड को कम नहीं करना चाहते, आप पाइप के एरिया को नॉर्मल रखोगे तो पानी दूर तक नहीं जाएगा। पानी की स्पीड बढ़ानी है तो आपको एरिया को कम करना पड़ेगा, जितना छोटा एरिया होता है उतनी स्पीड। अब बताओ यहां पे सबसे ज्यादा स्पीड पानी की कहां पर है, लिक्विड कहां पर है, V3 बड़ा है, सबसे बड़ी स्पीड V3 है, और सबसे कम स्पीड कौन सी है। तो जब बड़ा एरिया होता है स्पीड छोटी होती है, जब छोटा एरिया होता है स्पीड ज्यादा होती है। एरिया जितना छोटा स्पीड उतनी, किसने बताया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने कहा कि ए और बी का प्रोडक्ट बिल्कुल, ए और बी का प्रोडक्ट बिल्कुल लेकिन इसका असल बेसिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब डिराइव पता है कहां से हुआ है, ये सब यहां से डिराइव हुआ है कि जितना मास पानी का अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। और फिर हमने मास को जब इक्वल रखा तो कट कट के एवी आ गया, A1V1 A2V2 A1V1। तो अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस incompressible liquid through a pipe of varying cross section, the product of area into the normal speed is always constant throughout the flow। तो ये डायग्राम बनेगा, ये A into V कांस्टेंट लिखा जाएगा, ये डेफिनेशन लिखी जाएगी, दैट्स इट। तीन चीजें, स्टेट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये स्टेटमेंट लिखूंगा कि जब एक नॉन विस्कस स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा होता है कि इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड, और अगर पाइप का एरिया वेरिंग हो क्रॉस सेक्शन, तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ जो है, स्पीड के साथ जो है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्लो। ये लिखा और ये लिख दिया, दैट्स इट। ये करने की जरूरत नहीं ये तीन एरिया लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें दो एरिया लेते हैं। मैं तो आपको एग्जांपल के लिए तीन बता दिए, दो एरिया से ही काम चलता है हमेशा। और यहां पे लिख देते हैं A1V1 इज इक्वल टू, यहां का A और B और वहां का A इंटू B बिल्कुल बराबर होगा ठीक है भैया, श्योर, पक्का। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हो गई A1V1 इज इक्वल टू A2V2, या फिर ऐसे बोल दो कि A इंटू V का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सही है।